आपने एक चीज देखी होगी कि आपका जो सिलेबस होता है उसमें से 70% क्वेश्चंस आपके केवल 30% सिलेबस से आते हैं। आप समझ रहे हैं? इस चीज को समझना, गहराई से समझना कि जो भी एग्जाम होता है उसमें 70% क्वेश्चंस आपके केवल 30% सिलेबस से आते हैं। या आप तभी समझ पाएंगे जब पी ऑफ मेरिट उससे ज्यादा आप लगाएं, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये हो गया सीपीआर विद पीए। आपको फॉलो करना है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के लिए एक गारंटी है। ठीक है, हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं पहले ही आप लोगों को वार्न कर दूं कि ये वीडियो केवल उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी भी हाल में अपनी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, चाहे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, जो भी आपका अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट को आप फर्स्ट एंड लास्ट बनाना चाहते हैं। तो जो लोग सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हैं, कभी बुक उठाई कभी नहीं उठाई, वो इस वीडियो को प्लीज़ ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। ये केवल सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। तो अदर जो लोग हैं वो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें ये वीडियो देख करके। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि आपने कभी अपनी पढ़ाई को, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीआर कभी देख करके देखा? सीपीआर आप जानते होंगे कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के मैटर में सीपीआर का क्या डेफिनेशन है या फिर क्या इसकी फुल फॉर्म है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मेरा अपना तरीका है, ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। इसको आप एक बार, जहाँ 1000 वीडियो आपने देखी होंगी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सीपीआर विद पीए क्या है। आप अपनी पढ़ाई को इस मेथड से कीजिएगा। अब तक जो भी तरीके आप करते आए हैं, मैं वैसे कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, आप हमेशा पढ़ चुके हैं या फिर पहले भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन उसको किस तरीके से करना है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सभी चीज़ें आप जानते हैं, सीपीआर भी जानते हैं, पीए भी जानते हैं, लेकिन समय समय पे आप लोगों को जगाना भी जरूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स या कुछ एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा तरीका बताइए पढ़ने का, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। तो एंड तक देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वीडियो का सार केवल एक लाइन में आप लोगों को समझ में आ जाता है, पूरी वीडियो देखकर भी जो समझ में नहीं आता। तो इसलिए एक भी लाइन, एक भी सिंगल लाइन, एक भी सिंगल वर्ड स्किप मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो लाइन आपसे मिस हो जाए और पूरी वीडियो का सार ही खत्म हो जाए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आपके एग्जाम में 2 महीने हैं, 3 महीने हैं या 4 महीने हैं, इस मेथड को अप्लाई करके आप पढ़ाई करके देखिएगा। तब देखिएगा कि आप अपनी सीट के कितने नज़दीक चले जाएंगे, अपने सिलेक्शन के कितने नज़दीक चले जाएंगे। सबसे पहला सी क्या होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए? सी फॉर कंसिस्टेंसी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, हर कोई बताता है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, स्पेशली अपनी स्टडी में, एक दिन आपने 10 घंटे क्या 20 घंटे पढ़ लिया, लेकिन दूसरे दिन आपने 20 मिनट भी नहीं पढ़ा, तो आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी और आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे, अपने सिलेक्शन से थोड़ा सा आप दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको निरंतर बनाए रखते हैं कंसिस्टेंसी को, तो कोई भी नहीं है ऐसा जो आपको अपनी जॉब लेने से वंचित कर सके। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है हर हाल में। जरूरी नहीं कि आज आप 10 घंटे पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, तो कल को भी 4 पढ़े। आप 40 मिनट भी अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं, निष्ठा के साथ पढ़ते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई को, क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी आप कितनी दे रहे हैं, कितना आपको लर्न हो रहा है, कितना आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, वो मायने रखता है। उस कंसिस्टेंसी, मतलब उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं कि आप कितना ईमानदारी के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं। 10 घंटे ना सही, अगर आप एक दिन कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी, क्योंकि सबके साथ रोज ना रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, तो आप अगर कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ते हैं, कंसिस्टेंसी को एकदम आसान शब्दों में ऐसे समझिए, मान लिया आपने गैस पे कोई चीज़ बनने के लिए, कुक होने के लिए रखी है, तो आप अगर 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई, तब भी और उसके बाद 1 मिनट के बाद फिर उसको बंद कर देंगे, फिर हाई करेंगे, फिर बंद कर देंगे, तो वो कभी भी क्या पूरे दिन, पूरी ज़िंदगी वो चीज़ ना बॉईल होगी ना बनेगी। लेकिन आप भले ही बिल्कुल लोएस्ट उस पर फ्लेम पे रखें, लेकिन निरंतर चलाते रहें, तो वो चीज़ बॉईल हो जाएगी, बन जाएगी, कुक हो जाएगी। उसी तरह आपकी कंसिस्टेंसी अगर आप एक दिन भी तोड़ते हैं, तो फिर आपका फ्लो टूट जाता है और ना ही उसमें वो बात आती है जो कि कंसिस्टेंट रहने में आती है। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी जो है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की पहली शर्त होती है। ये कोई तरीका नहीं होता है, कंसिस्टेंसी एक शर्त होती है, आपको पूरी करनी ही है हमेशा, किसी भी हाल में, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो
ये सबसे पहली शर्त है कि कंसिस्टेंसी आपको नहीं तोड़नी है। सीपीआर जैसे दिया जाता है, एक तरह से कहना चाहिए चलते हुए व्यक्ति को जो जाने वाला होता है उसमें कभी कभी जान फूंक देता है, लेकिन ये जो है सीपीआर, ये हमेशा आपकी जॉब की सफलता के लिए एक गारंटी है। ठीक है, सी हो गया। C4 कंसिस्टेंसी जो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अब आती है पी की बात। ठीक है, और हम यहाँ पे पी की बात करते हैं कि पी क्या है किसी भी एग्जाम के लिए। पी होता है, आप सभी जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पी कुछ और नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए रामबाण रेमेडी है। आप चाहे कुछ मत पढ़िए, कोई बुक भी मत उठा करके देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़े हैं तो आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि क्या आपके एग्जाम में आ रहा है। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए कोई इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि उसमें क्या आने वाला है, लेकिन एक प्रीवियस ईयर ऐसे वो आप प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली है, क्योंकि हर साल चीज़ें फॉलो होती है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन यूं ही आ जाते हैं, आसमान से टपकते हैं या फिर ऐसे ही रख देते हैं रैंडमली। हमेशा उसमें आपके प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो होता है। एग्जाम पैटर्न हर कोई जानता है कि उसमें क्या आना है, जीएस आना है या सब्जेक्ट आना है, क्या आना है, लेकिन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता है कि क्या किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं और कैसे प्रश्न आने हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि आपका जो सिलेबस होता है उसमें से 70% क्वेश्चन आपके केवल 30% सिलेबस से आते हैं। आप समझ रहे हैं, इस चीज को समझना, गहराई से समझना कि जो भी एग्जाम होता है उसमें 70% क्वेश्चन आपके केवल 30% सिलेबस से आते हैं। ये आप तभी समझ पाएंगे जब पी को आप फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर को बहुत गहराई के साथ आप एनालिसिस करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, तब आपको समझ में आया कि केवल 30% सिलेबस से आपके 70% क्वेश्चन आते हैं, और 70 जो आपके 30% क्वेश्चन हैं वो आपके जो 70% क्वेश्चन आपके 30 से आ गए, लेकिन जो बाकी का जो सिलेबस होता है उसमें से केवल आपके 30% क्वेश्चन आते हैं, बाकी का सिलेबस जो होता है। ठीक है, तो इस चीज को गहराई से समझिएगा। अगर आपने सी कंसिस्टेंसी पी प्रीवियस ईयर देख ली है तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। उससे ज़्यादा कहीं से नहीं आता है, केवल प्रीवियस ईयर में आता है। आपको 1 से 2 साल का ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉलो हो रहा है, किस टॉपिक से किस तरह से और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। ठीक है, ना ज़्यादा टफ पढ़ना है ना ही ज़्यादा इजी पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम रिक्वायरमेंट आपको पढ़ना है कि क्या रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम की, ये आपको प्रीवियस ईयर बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये 2 काम हो गए, सी हो गया, पी हो गया। अब आते हैं आर पे। आर होता है रिवीजन। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड रिवीजन इन राइट डायरेक्शन। रिवीजन भी आपका किस में होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में। अगर आपने राइट डायरेक्शन में रिवीजन नहीं किया है, मतलब राइट डायरेक्शन में आपने जो जितनी भी चीज़ें पढ़नी है वो नहीं पढ़ी है, आप लोगों को अगर नहीं पता है, तब भी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएंगे। आपको जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़, जो भी का मतलब ये नहीं कि इतनी सारी बुक्स आप इकट्ठा करेंगे। केवल काम की चीज़ प्रीवियस ईयर होनी चाहिए आपके पास, और एक आपके सब्जेक्ट की जो मेन बुक है वो होनी चाहिए। मैं 4-5 बुक्स बताती हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो केवल उनको आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन उनको कम से कम 10 से 15 बार अगर आपने पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, राइट डायरेक्शन में करना है सभी चीज़ें, ये राइट डायरेक्शन में करनी है, तो रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन जो है आपकी सक्सेस की होता है। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे, इसमें भी एक एग्जाम्पल दूंगी, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप इस तरह से समझिए कि मान लिया किसी रास्ते पे आप जाते हैं, अगर आप एक बार जाएंगे तो उस रास्ते को भूल जाएंगे, लेकिन बार बार जाएंगे तो उसकी हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन का यही फायदा होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, CPR हो गया है कंसिस्टेंसी, C4 कंसिस्टेंसी, P फॉर प्रीवियस ईयर और R फॉर आपका रिवीजन, मस्ट चीजें हैं। अब विद PA की बात आती है कि PA क्या होता है। P होता है प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा है ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो ये कहूँगी पढ़िए कम, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस, मतलब उसके PYQ ज़्यादा है ज़्यादा लगाइए। आप एक घटना चक्र ले लीजिए,
या आप यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ले लीजिए। जितने ज़्यादा है ज़्यादा हो सकते हैं एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके जितने ज़्यादा है ज़्यादा PYQs या फिर उसके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके चांसेस बढ़ते हैं अपनी सीट पक्की करने की या नौकरी लेने की। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसमें विद PA जो है वो प्रैक्टिस सेट के लिए है। जितने ज़्यादा हो सके, कुछ नहीं मिल रहा है आप प्रीवियस ईयर और घटना चक्र उठा लीजिए और कहीं से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है A। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं और उसमें अगर अपना एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या कितने क्वेश्चंस टफ हैं या इजी है, वो कैसे पता चलेगा जब आप एनालिसिस करेंगे। आपने देखा कि कौन से क्वेश्चंस आप इजीली लगा पा रहे थे, किस में आपने टाइम वेस्ट किया है ना, सोचा। टाइम वेस्ट का मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। एग्जाम हॉल में केवल आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, या तो 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको अपनी स्पीड उसमें बढ़ानी है कि किस टॉपिक में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इजीली क्वेश्चंस आप टैकल कर ले रहे हैं और किस में आपको टाइम लग रहा है सोचने में। तो आपको पता चलेगा अगर एनालिसिस करेंगे कि क्या कौन से टॉपिक में आप वीक हैं, कौन से में स्ट्रांग है। और ये तभी पता चलेगा जब आप एनालिसिस करेंगे। अगर आप खाली प्रैक्टिस सेट लगाते चले जा रहे हैं, एनालिसिस नहीं किया है, तब भी आप थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हुए एनालिसिस जरूर करेंगे कि किस टॉपिक में कौन सा आपका टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको एनालिसिस से पता चलेगी और इसके लिए आपको पिछली कट ऑफ भी देखनी पड़ेगी। मैं कट ऑफ में एक बात कहती हूँ कि आप जनरल कैटेगरी से भी 10, हर कोई अपनी कैटेगरी मत देखिए। जनरल कैटेगरी जो है वो लास्ट कैटेगरी होती है जिसपे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उससे 10, 15 या 20 क्वेश्चन आप ज़्यादा लगाइए, उससे भी ज़्यादा होने चाहिए आपके, तब आपकी सीट पक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। जनरल वालों को तो लगाना ही है, 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उनके होने चाहिए। लेकिन अदर कैटेगरी वाले भी कैटेगरी ना देख करके अगर जनरल को फॉलो करें कि जो जनरल की आ रही है मेरिट, उससे ज़्यादा आप लगाएं, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये हो गया CPR विद PA। आपको फॉलो करना है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई कीजिए। कंसिस्टेंसी पहली शर्त है किसी भी एग्जाम को निकालने की। ठीक है, तो पॉजिटिव प्रैक्टिस सेट जो है वो इसलिए आपको लगाना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो एग्जाम हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। इसको भी एक एग्जाम्पल से इस तरह से समझिए, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गाड़ी चला के देखनी पड़ेगी, स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा तैराकी के लिए। अगर आप नहीं लगाएंगे प्रैक्टिस सेट तो यूँ समझिए कि आपने केवल तैराकी के बारे में सुना है, किसी के मुंह से सुना है, या फिर ड्राइविंग के बारे में केवल किसी के मुंह से सुना है, चला करके नहीं देखी है गाड़ी, आपने मैदान में उतर करके नहीं देखा है। तो अगर नहीं देखेंगे जब तक तो चलानी आएगी नहीं। उसी तरह से प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपको एग्जाम को टैकल करना नहीं आएगा बिल्कुल भी। इन चीज़ों को आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लीजिए तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और रही मोटिवेशन की बात, तो आपको, अगर मैं TGT की बात करूं तो 1 डे एग्जाम दे करके आपको 1 लाख प्लस रुपीज़ पर मंथ मिलने वाले हैं। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आप जिस परिस्थिति में हैं उससे संतुष्ट ना हो करके अगर वहीं पे रहना है तब तो तैयारी मत कीजिए। अगर उससे ऊपर उठना है तो अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए, CPR विद PA के मेथड से। और तब देखिए, विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे, विदाउट स्किपिंग अ सिंगल मिनट, एक एक मिनट का आपको हिसाब रखना है आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो इसको अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके सिलेक्शन लेने से। ईमानदारी के साथ आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, क्वालिटी टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, आप 50 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आपने आधा घंटा या 1 घंटा भी क्वालिटी दी है उसको, मतलब वो आपको सब याद हुआ है, सब आप अगर एग्जाम में आ रहा है तो उसको टैकल कर ले जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ हम एग्जाम देने के लायक हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ,
उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो विद बेल आइकन आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जो भी अगर आपकी कोई समस्या है पढ़ाई को लेकर के या इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको सोल्यूशन देने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और विद कंसिस्टेंसी पढ़ते रहिएगा, पॉजिटिव माइंड से पढ़िएगा, बी पॉजिटिव, बी